नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं फिर से आपके उपन्यास रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह कृति बेहद रोमांचकारी और एक विचारोत्तेजक उपन्यास है। तो आइए सुनिए इस उपन्यास के बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है, उसका थोड़ा सा भाग एक पैराग्राफ शुरू का सुना देता हूं कि रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये मैंने फ्लैप पे से मैंने सुनाया है और अखिलेश जी के ये विचार हैं। तो आइए सुनते हैं उपन्यास का अगला भाग। रेहन पर रघु उपन्यास का अगला भाग, खंड 2, भाग 7 और 8। तो सबसे पहले भाग 7। घर में फोन अब जी का जंजाल हो गया था। जब रघुनाथ ने कनेक्शन लिया था तो राजू की जिद पर कि संजू अमेरिका से जब बात करना चाहेगा तो कैसे करेगा, कोई संदेश ही देना हो तो, भाभी ही मम्मी से कुछ बोलना या पूछना चाहें तो, मुझे ही कुछ सलाह लेनी हो तो, चिट्ठी पत्री कौन लिखता है आज, किसके पास इतना फालतू समय है, और सरला दीदी भी तो हैं शहर में, उनसे नहीं बात करनी है क्या आप और मम्मी को? तो हर हाल में ज़रूरी है यह। गांव में ही बेमतलब थोड़े ही हैं लोगों ने। फोन लगा तो राजू के लिए। जब भी घर में रहता था जुटा रहता था उस पर, कभी इस दोस्त को कभी उस दोस्त को। संजू की तो लाइन ही नहीं मिलती थी। हाँ, कभी कभी सरला जरूर मिल जाती थी। अब जब राजू बाहर है तो फ़ोन उसी तरह बेकार पड़ा था जैसे चरनी और खूंटा या हल और हेंगा। इसलिए रात में जब फ़ोन की घंटी बजी तो रघुनाथ और शीला ने डर कर एक दूसरे को देखा। घंटी बजकर बंद हो गई। उनमें से किसी ने उत्साह नहीं दिखाया। जब दूसरी बार बजी तब रघुनाथ उठे और रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से स्वर सोनल का था। पहचाना उन्होंने? देर तक सुनते रहे, फिर शीला को रिसीवर पकड़ा दिया और माथे पर हाथ रख कर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से सुबकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे उठे और अपने बिस्तर पर आ गए। रिसीवर रख कर शीला भी आई और अपने बिस्तरे पर बैठ गई। वह कल आ रही है हमें ले जाने के लिए। तुम्हें जाना हो जाओ, मुझे नहीं जाना। बहुत रो रही थी। पूछ रही थी कि हमारी कौन सी ऐसी गलती है कि देखने के लिए आना तो दूर, आप लोगों ने फ़ोन तक नहीं किया। उसने किया फ़ोन। हम सपना देख रहे हैं कि महारानी लौट आई हैं अपने देश। आकाशवाणी हुई थी उनके आगमन की। यह तो न बोलो, राजू ने नहीं बताया था। मैं किसी राजू फाजू को नहीं जानता। उसने क्यों नहीं किया? बाप को कर सकती थी, ससुर को नहीं कर सकती। बाप को बुलाया, ज्वाइन किया, अशोक विहार आई, इतने दिन से कह रही है, रह रही है। बीच में पापा मम्मी नहीं याद आए, आज याद आ रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं याद आए हैं, कोई बात होगी जरूर। रो रो कर कह रही थी, मैं पापा मम्मी के बिना नहीं रह सकती। झूठ बोलती है, फुसला रही है तुम्हें हमें। जानती ही कितना है हमें, न कभी देखा है न मिली है। वह क्या जाने पापा मम्मी को। मैं तो जानता भी नहीं कि मेरे कोई बहू है। बहू न सही, बेटा तो है। न जाए तो क्या सोचेगा? भाड़ में जाए बेटा बेटी बहू। दुनिया सबकी चिंता करने के लिए हम ही हैं। रघुनाथ खासे तनाव में आ गए। उसे तो चिंता है ही, लोग क्या कहेंगे। सास ससुर गांव में पड़े हैं और बहू शहर में मज़े कर रही है।
यह तुम कह रही हो अपने मन से, समझा? कुछ कहलाओ मत मुझसे। रघुनाथ उठे और आंगन में टहलने लगे। नींद गायब हो चुकी थी उनकी। वे कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वे गांव से आजिज भी आ गए थे, लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। मन शहर और कॉलोनी की ओर बहक रहा था, जीवन के नएपन की ओर, नई जिंदगी की ओर, साफ सुथरे पक्के मकानों और कोल तार पुती सड़कों की ओर, गंगा के घाटों की ओर, अनजाने नए संबंधों की ओर। ये आकर्षण थे मन के, लेकिन उधर जाने में हिचक भी रहा था मन कि कहीं ऐसा न हो कि पिछवाड़े की जमीन हाथ से निकल जाए, बिना रख रखाव के मकान ढह जाए, सनेही चोरी और बेईमानी शुरू न कर दे, कहीं लोग हमेशा के लिए गांव से गया न मान लें। और ऐसा कहने वाले भी तो कम न होंगे कि देवेश ने एड़ क्या लगाई कि गांव ही छोड़कर भाग गए। इससे बड़ी जगहंसाई और क्या हो सकती है। वे आंगन का चक्कर काटते हुए वहां खड़े हो गए, जहां से खपरेलों से ऊपर उठता चांद नजर आ रहा था। वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे गांव छोड़ने के बाद फिर नहीं दिखेगा, या उससे पूछ रहे हों, तुम ही बोलो क्या करना चाहिए। यह चैत महीने की रात थी। दशरथ यादव ने अपने दरवाजे के सामने नया शिव मंदिर बनवाया था। पिछले 10 घंटे से वहां अखंड हरि कीर्तन चल रहा था। कीर्तनियों ने मंदिर के बगल में खड़े नीम के पेड़ पर लाउड स्पीकर बांध रखा था और पूरा गांव हरे राम जय जय राम से गूंज रहा था। यह एक रस और उबाऊ गूंज उनके मन को बोझिल बना रही थी। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा अपने घर, सुना? उन्होंने ऊंची आवाज में शीला से कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर ना बाबा ना, पता नहीं क्या हो जाए यहाँ, शीला वहीं से बोली। और वह भी घर ही है। संजू क्या कहता था, हम चाहते हैं कि मम्मी पापा के अंतिम दिन काशी में बीतें, चैन से बीतें। जब समय आया है तो नानुकुर कर रहे हो। सोनल पराई नहीं, बहू है हमारी। तुम समझती क्यों नहीं? सोनल बहू है, लेकिन घर बहू का है, हमारा नहीं। किस हैसियत से जाऊं मैं? मेहमान बनकर, किराएदार बनकर, किस हैसियत से? इस ओर ध्यान नहीं गया था शीला का। वह थोड़ी देर के लिए तो अकचकाई, फिर बोली, ठीक है उसका घर है, मगर संजू तो है ना, वह तो हमारा बेटा है, देर सवेर तो आना ही है उसे। राजू से उसी ने कहा था ना कि पापा मम्मी को भेज दो। और सोचो तो बहू का घर क्या हमारा घर नहीं है? रघुनाथ चुप रहे, कुछ नहीं बोले। देखो हम चलें, ऐसा नहीं कि यह घर छोड़ कर जा रहे हैं, कभी भी लौट आएंगे इसमें। जब परेशानी होगी तो आ जाएंगे। खेती का जिम्मा दे ही दिया है स्नेही को, रह गया है घर तो 10-20 बिस्सा खेत और दे दो गणपत को। कमरे सब बंद करके दरवाजे की ताली उसे दे दो, साफ सफाई और देखभाल करता रहेगा। शीला की बात में दम दिखाई पड़ा रघुनाथ को। उन्हें 4 दिन बाद जाना भी था पेंशन के काम से। दिक्कत केवल यही थी कि गणपत मिर्जापुर गया था अपने बेटे के पास। तो ऐसा करो शीला, तुम तो सोनल के पास कल जाओ, मैं यहाँ की व्यवस्था करके 5वें दिन पहुँचूंगा। पेंशन ऑफिस में अपना काम निपटाकर सीधे अशोकनगर आ जाऊंगा। कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन पर खबर कर देना। अरे हाँ, फ़ोन का कनेक्शन भी तो कटवाना पड़ेगा। खैर अपनी तैयारी करो तुम, गेहूँ चावल दाल घी अचार थोड़ा बहुत जो ले जा सको ले जाओ। भाग 7 समाप्त। भाग 8। रघुनाथ ने कहा था 5 दिन, लेकिन लग गए 50 दिन। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। सोचा था कि जब जाना ही है तो यहाँ की सारी समस्याएं निपटा कर जाएं। यह न हो कि रहें वहाँ और मन लगा रहे यहाँ। बहुत सोच विचार कर उन्होंने फैसला किया कि रुकी हुई पेंशन हो या आबादी की ज़मीन, जब इन दोनों की जड़ में मैनेजर ही हैं तो उनसे एक बार मिल लेने में हर्ज क्या है।
अगर इतने से ही उनका ईगो तुष्ट होता हो तो यह कहने में क्या बुरा है कि आज हम जो कुछ हैं आपके ही कारण हैं। नौकरी न दी होती तो जाने कहाँ होते। जब बनाया है तो बिगाड़िए मत। अब स्थितियां भी बदल गई थीं। मैनेजर की बेटी की शादी हो चुकी थी वन मंत्री के ठेकेदार बेटे से। वे पड़ोस के जिले के थे, मैनेजर से ऊंचे स्टेटस के। अब रघुनाथ से शिकायत की कोई वजह भी नहीं रह गई थी। वे मिठाइयों के पैकेट और सेब, संतरे और अंगूर के साथ जब पहुँचे तो मैनेजर, जिन्हें लोग सरकार बोलते थे, अच्छे मूड में थे। रघुनाथ को देखते ही उन्होंने चूहल के अंदाज में कहा, मास्टर, तुम्हारी सेहत देखकर लगता है तुम्हें शुरू से ही तनख्वाह न देकर पेंशन ही लेनी चाहिए। जवानी तो अब आई है तुम पर। सरकार, रघुनाथ के मुंह से निकला और वो रो पड़े। क्यों, क्या हुआ? अब तक नो ड्यूज क्लियर नहीं किया क्या? मैनेजर ने चौंक कर पूछा और प्रिंसिपल को फ़ोन किया। फिर कहा, जाइए, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। और कुछ? रघुनाथ ने नरेश और बब्बन सिंह का पूरा किस्सा बताया। वे चुपचाप सुनते रहे। थोड़ी देर बाद बोले, जब ये आपके घर के थे तो बटाई पर इन्हें न देकर बाहर के आदमी को क्यों दिया? गलती तो आपकी भी है। रघुनाथ कुछ नहीं बोले। उनसे यह बताना बहुत मुनासिब नहीं लगा कि बाहर के आदमी को तो कभी भी हटाया या भगाया जा सकता है, लेकिन इन्हें मुश्किल होता। उन्होंने इतना भर कहा, हाँ, गलती तो हो गई, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। आप समस्याएं खड़ी करते रहिए और मैं निपटारा करता रहूं, यही ना? मैनेजर ने एसडीएम को फ़ोन किया और इशारे से कुछ समझाया। रघुनाथ इस दौरान सिर झुकाए बैठे रहे। अब किस सोच में हैं? जाइए और बब्बन सिंह को भेज दीजिएगा। वे उठे और बाथरूम में चले गए। जाते जाते कहा, हो सकता है एसडीएम ऑफिस दौड़ाना पड़े, कुछ एक बार दौड़ाए और आपसे कुछ कहे तो उसके आगे बहुत सिद्धांतवादी बनने की ज़रूरत नहीं है। सबकी कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक? 20-25 दिन के जद्दोजहद के बाद एक दिन एसडीएम 2 सिपाहियों और लेखपाल के साथ आया, जरीब और गांव का नक्शा लेकर, और सबके सामने जमीन की पैमाइश की। अब की जमीन का वह हिस्सा भी रघुनाथ के हक में निकला जिसमें नरेश का घर द्वार था। इसका मतलब था कि रघुनाथ चाहें तो नरेश का घर द्वार गिरा दें या रहने दें या उतनी जमीन की कीमत वसूल करें। इसे रघुनाथ की भलमनसाहत पर छोड़ दिया गया। यह उनकी बड़ी सफलता थी। निश्चिंतता भी। पापड़ तो बहुत बेले, लेकिन सम्मान लौट आया। अब वे बनारस जा सकते थे, महीने 2 महीने के लिए। अगर मन वहाँ लग गया तो संदेश और फोना फोनी से भी काम चल जाएगा। उन्होंने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। और तैयारियां क्या करनी थी? राशन फिलहाल के लिए चला ही गया था। 2 छोटी छोटी बोरियों में अलग अलग आलू और प्याज। 4 बजे की बस के लिए इसी की तैयारी कर रहे थे कि बाहर डांट डपट की आवाज़ सुनाई पड़ी। निकलते तो देखा जगनारायण यानी जग्गन काफ़ी उखड़े हुए और नाराज। उनके एक हाथ में कल्लू का कान और दूसरे हाथ में 2 अधपके आम। डरे हुए कल्लू को पकड़े हुए वे सनेही के झोपड़े के आगे खड़े हैं। सनेही, सनैया रे! अंदर से सनेही की औरत निकली। क्या है मालिक? तुम औरत जात, तुमसे क्या बात करें? सनेही को भेजो। उसने झपट कर कल्लू को खींचा, 2 लपड़ और मुक्के मारे और धकियाते हुए अंदर ठेल दिया। वह चीखता चिल्लाता अंदर चला गया। मामला समझते देर नहीं लगी रघुनाथ को। घराने में सबके दरवाजों के आगे नीम के पेड़ हैं। अकेले वही हैं जिनके दरवाजे के सामने आम का पेड़ है। टिकोरे लगने से लेकर उसके पकने तक, जिसकी नौबत शायद ही कभी आती हो। घराने के लड़के बच्चे हाथ में ढेले छिपाए उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। और जग्गन तब तक उसके नीचे खटिया डाले पड़े रहते हैं जब तक गर्मी बर्दाश्त के लायक रहती है।
घराने भर की चटनी अचार का काम उनके लाख एहतियात के बावजूद उसी से चलता है। इधर से ढेले चलते हैं, उधर से जग्गन पकड़ने की घात में रहते हैं। एक को पकड़ते हैं, 3 मौका पा जाते हैं। उनकी और बच्चों की यह व्यस्तताएं कभी कभी 1.5-2 महीने तक चल जाती है। आओ आओ जग्गन, हमसे बताओ क्या बात है। काकी हैं ही नहीं, आए तो क्या आए आपके यहाँ, आओ तो बैठे तो सही। उन्होंने जग्गन को सामने की खटिया पर बैठने का इशारा किया और आवाज़ दी झोपड़े के आगे खड़ी सनेही की औरत को। जग्गन को सतुए का घोल तो पिलाओ, सुराही के पानी में बनाना। जग्गन थोड़े सहज हुए और बैठ गए। फिर अपनी लुंगी के फेंटे से सुरती की डिबिया निकाली और मलने लगे। बोले, मास्टर कक्का, आपने यह भारी गलती की। कोयरी कहार को अपने बीच में बसा के आपने भारी गलती की। इसमें गलती क्या है? अरे आपको दिखाई ही नहीं पड़ती, इसी रास्ते हम दिन रात आते जाते हैं। ये बैठे हैं तो बैठे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं। बड़ों के बीच रहने का सहूर नहीं। और इनके बच्चे, बीच में ही रघुनाथ ने टोक दिया। देखो जग्गन, फालतू हैं ये बातें। समय बहुत बदल गया है। आज मानसिक रूप से विकलांग ही ऐसी बातें करते हैं। किस बात के लिए बड़े हैं हम तुम? पुरखों की जमीन और जाति के भरोसे। छब्बू की हत्या के बाद भी यह भ्रम पाले हो तो पाले रहो। पिछले दिनों तुमने ही अपने खेत बेचे, ठाकुरों में ही किसी ने क्यों नहीं खरीदा? चाहते तो यही थे तुम, लेकिन तुम्हें नगद चाहिए बेटी की शादी के लिए, क्यों नहीं खरीदा? खरीदा तो आखिर जसवंत ही ने। आज भी हमारी तुम्हारी खेती उसके भरोसे होती है। ट्रैक्टर उसके पास है, रुपये उसके पास हैं, विधायक उसके हैं, सांसद उसके हैं, सरकार उसकी है। वे आते भी उसी के पास हैं। किसी काम के लिए सिफारिश भी करवानी होती है तो आप उसी के पास जाते हैं। फिर भी बड़े हैं आप। ऐसी गलतफहमी पालनी है तो पाले रहो। हाँ, यह जरूर है कि वह दूसरे गांव का है, पराया है। अधिया पर देना ही था तो उसके बजाय किसी अपने को दे देना चाहिए था। अब तुम ही बताओ कौन अपना है जिसे देता? जग्गन पशुपेश में चुप रह गए। रघुनाथ का निकटतम पड़ोसी तो था नरेश, उन्हीं के भाई का बेटा, जिसकी नज़र बराबर पिछवाड़े की जमीन पर थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद रघुनाथ फिर बोले, देखो जग्गन, परायों में अपने मिल जाते हैं, लेकिन अपनों में अपने नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि अपने नहीं थे, लेकिन तब जब समाज था, परिवार थे, रिश्ते नाते थे, जब भावना थी। भावना यह थी कि यह भाई है, यह भतीजा है, भतीजी है, यह कक्का है, यह काकी है, यह बुआ है, भाभी है। भावना में कमी होती थी तो उसे पूरी कर देती थी। लोक लाज कि यह या ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, धुरी भावना थी। गणित नहीं, लेन देन नहीं। इसी बीच सत्तू का घोल दे गई सनेही की औरत। रघुनाथ चुप हो गए। उसके जाने के बाद फिर शुरू किया, अब तुम ही बताओ, नरेश से अधिक कौन अपना था? सोचा था उसको देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हालांकि उसकी नीयत पर शक था बहुत पहले से, और उसे न देकर अच्छा ही किया, वरना वह दिन भी आता जब अपने खेत में क्या, गांव में ही मुझे घुसने न देता। और कहने की ज़रूरत नहीं कि उस वक्त तुम भी मेरा नहीं उसका साथ देते। हाँ, सनेही को मैं जानता हूँ, वह अपने काम से काम रखने वाला आदमी है। तुम्हें या किसी को कोई शिकायत हो तो बताना, मौका ही नहीं देगा। बताओगे क्या? भाग 8 समाप्त। यह अंश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।